थर्ड ओपिनियन में मैं और बैरिस्टर हमीद बशानी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं बैरिस्टर हमीद बशानी का ये शो आज मॉडरेट कर रहा हूँ और बातचीत हम करेंगे ख़ास तौर पर जो सऊदी, इज़राइल, पाकिस्तान ट्रायंगल की एक बात चल रही है। वो इसलिए ट्रायंगल है कि जैसा कि आप सब ख़बरों में देख रहे हैं कि इज़राइली हेड ऑफ़ द स्टेट का और सरकार का कहना है कि सऊदियों से उनकी मुलाकात हुई है, मोहम्मद बिन सलमान ख़ास तौर पर, और सऊदी तरदीद आ रही है। उधर से पाकिस्तान में ये डिबेट बहुत जन्म ले रही है। कैसे जन्म ले रही है? क्या इसके पीछे कोई वाकई ही कुछ पक रहा है? और इसके साथ साथ हम थोड़ी सी बातचीत इस मौजू पे भी करेंगे कि 12वीं जो एक उस तारीख़ दिन की याद एक तरह से मनाई जा रही है, मुंबई 26/11 के अटैक की। बैरिस्टर हमीद बशानी साहब, वेलकम। सर, ये बताइए कि पाकिस्तान में ये बहस क्यों इस वक्त ज़ोरों पर है कि हम नहीं मानेंगे इज़राइल को? पहले तो कभी माना नहीं, लेकिन सऊदियों की और इज़राइलियों की मुलाकात की ख़बर इज़राइल की तरफ से लीक हो गई। सऊदी नहीं मान रहे, लेकिन इसका मतलब यह है कि हुई होगी। अगर इज़राइल की रियासत कह रही है, कोई मीडिया नहीं है, रियासत कह रही है, तो हुई होगी मुलाकात। और पाकिस्तान इस सारे में कहाँ पे आया, जबकि पाकिस्तान में ऑलरेडी इज़राइल मुखालफत जज्बात अपनी इंतहाओं को छूते रहते हैं सुबह शाम। तो इस सागा को आप कैसे देखते हैं बैरिस्टर हमीद बशानी साहब? बड़ी ट्रैजिक किस्म की बात है जी। ये हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, पहली बात यह है कि जो सऊदी अरब ने ये कहा है कि हमारी मुलाकात नहीं हुई है ना, तो ये मेरा बड़ा एक पसंदीदा किस्म का टॉपिक है और मैंने बड़ी इस पर रिसर्च की है पिछले 2-3 महीने में। जब ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसराइल को तस्लीम किया और उसके बाद ये बात शुरू हुई कि अब सऊदी अरब की जो है वो बारी है नेक्स्ट, तो इस पे जो बैक एंड फोर्थ जो डिस्कशन हो रही थी, उस हवाले से मैंने काफ़ी रिसर्च वर्क किया है और बड़ा एक फैसिनेटिंग किस्म की इंफॉर्मेशन, जिसपे मैं 2-3 कॉलम भी लिख चुका हूँ मुख्तलिफ अखबारात में। ज़ाहिर है यहाँ डिस्कशन इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन मुख्तसर में आपको बता दूँ कि जो पैलेस्टाइन का आम आदमी है ना, जिसके साथ धोखा हुआ है, आम आदमी जिसको इस चक्कर में शुरू में ही नहीं पड़ना चाहिए था, चूँकि हम ये समझते हैं कि इस तरह के मुल्कों पे टेक लगा पे, उन पे भरोसा करके, उन पे तकिया करके तो आप अपनी आज़ादी की तहरीकें नहीं चला सकते। बल्कि मेरे नज़दीक तो ये एक तरह की आपके वतन दुश्मनी के अलामत होती है कि जब आप इस तरह के अनरिलायबल, मुतलिकल ऐनान, झूठे और मुनाफिक किस्म के लोगों पे तकिया करके तो अपने लोगों को मरवाना शुरू हो जाएं। सो अनफॉर्चुनेटली जो फ़लस्तीनियन लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा था, उसने ये रोल प्ले किया और बहुत हद तक वो इंटरनेशनल जो इस तरह की इंटरेस्ट कंट्रीज़ और ग्रुप्स थे, उनके इंटरेस्ट को उन्होंने फ़लस्तीनियों के खून में रंगा। लेकिन इस दौरान मैं ये रिसर्च जो मैं कर रहा था कि जो इनकी मुलाकातें हुई ना, इसराइल की लीडरों की और अरब लीडरों की, उसकी तो दुनिया की तारीख में कोई मिसाल ही नहीं मिलती। यानी दोस्तों में भी इतनी मुलाकातें नहीं होंगी जो ये डिक्लेयर्ड किस्म के दुश्मन जो है ना, इन्होंने आपस में की हैं। कोई एक मुल्क उठा के आप मुझे बता दें जो सबसे अहम तरीन जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकली और डेमोग्राफी के हवाले से नज़दीक तरीन मुल्क उर्दन है। कहते हैं जी 50% से भी ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन फ़लस्तीनियन की है। हिस्टोरिकली फ़लस्तीनियन ने उनको एक अपना रहनुमा के तौर पे भी डिक्लेयर किया हुआ था। वो लंबी एक बहस है कि जिसमें उनकी एक लेजिटिमेसी बनती थी कि दे कैन स्पीक फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन ऑन देयर बिहाफ। तो इतने सारे उसके बावजूद सबसे पहले उर्दन की जो खुफिया मुलाकातें हुई हैं इज़राइली लीडरों के साथ, और इज़राइली लीडरों ने जो उर्दन की दौरे किए और उर्दन के शाह ने जो है वो भैंस बदल के जो है वो जो इज़राइल के दौरे किए, उसकी तफसील एक पूरी किताब की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं सिर्फ इस चैप्टर के लिए को क्लियर करने के लिए। उसके बाद एक मुल्क भी काबिल ज़िक्र ऐसा नहीं, मिस्र को आप देख लें तो उसने तो खैर ओपनली इज़राइल को तस्लीम किया और मैं समझता हूँ कि दुरुस्त किया, बजाय मुनाफकत करने के और दो चेहरे लगा के, एक चेहरा अपने अवाम के लिए और एक फ़लस्तीनियन के लिए, तो उनको इस तरह की मुश्किल में डालने के बजाय उन्होंने ठीक किया कि तस्लीम कर लिया बिल्कुल ओपन तौर पे। लेकिन बहुत सारे जो दूसरे मुल्क थे जो इस मुनाफकाना जो तर्ज अमल है उसका उन्होंने बरकरार रखा, जिसमें आप तुर्की को देख लें
कि तुर्की ओपन फ्रंट पे हमेशा मुखालफत करता रहा इसराइल की, और सबसे ज़्यादा करीबी ताल्लुकात उसके इसराइल के साथ हैं, और सबसे ज़्यादा उसके जो बिज़नेस का वॉल्यूम है, मैं अगर आपको अदाद शुमार दूँ तो आप हैरान रह जाएंगे आज भी, यानी कोरोना के दौर में और इससे पहले, ये जो इतना इनके दरमियान गर्मी सर्दी हुई उसके बावजूद। उसके बाद ईरान को देखें, सबसे बड़ा ठेकेदार ईरान बना रहा फ़लस्तीन काज का और अरबों के काज का, उस सारे का। और हालत ये थी कि कोई दौर भी ऐसा नहीं रहा, इंक्लूडिंग इमाम ख़मैनी के पहले 3 साल के दौर में ओपनली जो है वो इसराइलियों के साथ उनका लेन देन होता रहा, असलाह के इशू पे, बहुत सारी चीज़ों पे। जितना ज़्यादा इलीगल आयल उस दौरान ट्रांसपोर्ट हुआ है, ये आप एक बुक भी आई है स्विट्ज़रलैंड बेस्ड, एक जो बिजनेसमैन है, जो आयल का बिजनेसमैन, उसने दी। तो इन सब को आप मिला के देखें तो नॉट ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदीज़, ये सारे जो हैं, जो पीछे बातें चलती थी कि जो वलीअहद है उसने खुफिया दौरा किया इसराइल का, ये सारी बातें जब इनकी तरदीद होती है तो वो सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है। हकीकत में कोई ऐसी खबर जो होती है ना, वो बिल्कुल ही आप उसको बेसरोपा नहीं कह सकते कि जी फलां ने दौरा किया, अनलेस के देयर इज़ उसकी जो है वो कोई वजह हो। तो ये इस तरह के दौरे होते रहे। सऊदी अरब पे पहले से ये बाकायदा प्रूव किस्म की चीज़ है कि वो इसराइल के साथ बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लेता रहा है, और उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी भी उन्होंने ली है जिसके ज़रिए वो अपने अवाम की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उनकी सर्विलेंस है, उनको मॉनिटर करने का जो तस्वर है, वो जो चीनी टाइप, वो भी उसमें शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक धोखाधड़ी है, एक तो फ़लस्तीन काज के नाम पे, दूसरा ये धोखाधड़ी और बहुत बड़ा फ्रॉड है मुस्लिम उम्मा के नाम पे, कि इनके दरमियान कोई यूनिटी है और ये कोई एक तरह सोचते हैं, या इनको एक दूसरे का जो है वो दुख दर्द है। राज वाला भी इस तरदीद का, तो आप मुझे बताएं कि ये तरदीद कैसे हो सकती है। आप राइटर से लेके तो CNN तक जितने बड़े बड़े आपके काबिल एतबार किस्म के इदारे हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है कि ये मुलाकात हुई है। और अगर ये रिपोर्ट उन्होंने गुज़श्ता 50 साल इस तरह की झूठी नहीं की, तो आज आके उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो बेचारे सऊदी वालों के लिए इस तरह की कोई रिपोर्ट लेके आ जाएंगे। तो सीधी बात यह है कि वो लोगों का रिएक्शन जो है वो देख रहे हैं, और चूँकि वहाँ पे जिस तरह की गवर्नमेंट है, इज़ नॉट विद द कंसेंट ऑफ द पीपल, कोई कंसल्टिंग प्रोसेस नहीं है, किसी तरह की कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो उसकी मौजूदगी में ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं इस तरह की चीज़ों पे। तो इसलिए उसने उनकी तरदीद कर दी। लेकिन ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अब जो है वो दूसरा बड़ा इन्फ्लुएंशियल मुल्क जो इस्लामी उम्मा आप जिसको कहते हैं, उसमें जो है वो सऊदी अरब ही होगा। और दूसरा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तीसरा पाकिस्तान होगा, पहला तो हो गया अरब एमिरेट्स जो है। जी जी बशानी साहब, देखिए बात आप कर रहे थे, आपने कहा पैलेस्टीनियन कॉज की, आपने जॉर्डन में पैलेस्टीनियन बस रहे उनकी बात की। आप देखिए इज़राइल बज़ाते खुद एक छोटी आबादी वाला मुल्क है, हार्डली कोई 6 to 7 मिलियन लोग रहते हैं, और उनमें 1.5 से 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस को इज़राइली पासपोर्ट मिला हुआ है। तो ये जो आपको और हम सबको धोखा देने के लिए पैलेस्टीनियन कॉज क्रिएट किया गया और हमारी आंखों में धूल झोंकी गई, मैं ये दावे से कहता हूँ और पूछना चाहता हूँ सऊदी अरब और दुनिया से, क्या 1 लाख पैलेस्टीनियन को सऊदी अरब में सिटीज़नशिप मिली हुई है? हरगिज़ नहीं मिली हुई। जब से 1.5 से 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस को इज़राइल में सिटीज़नशिप मिली हुई है। तो हमारे लेफ़्ट ने भी, इस्लामिस्टों ने भी कभी इस मामले को सही तौर से समझा ही नहीं, इसको एक बिज़नेस कार्ड के तौर पर यूज़ किया। तो क्या ये जो अब करेक्शन है, ये माइंडसेट में कहीं होगी? मैं पाकिस्तान की तरफ तो ज़रा बाद में आऊँगा, ये आपको ओवरऑल करेक्शन कहीं होती नज़र आती है? देखें जी, बिल्कुल ये करेक्शन होगी। आपने लेफ़्ट की बात की, तो ये आपसे मुराद फार राइट लेफ़्ट वाले जो हैं, उनका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो हर मामले में इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, हर बात पे जाके। तो उनका आपस में जो है वो डाखान, हम जो कहते हैं ना, हमारी ज़ुबान में मिल जाता है। आप कश्मीर में देखें, फार राइट लेफ़्ट जो है उसका और फार राइट का आपस में जो है वो जाके वो एक उस पर खड़े हो जाते हैं, हालांकि वहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है। इसी तरह फ़लस्तीन के अंदर जो मूवमेंट है, या जो एनार्की है, या जो केयास है, आप उसको कह लें,
वो सारे का सारा को आज़ादी की तहरीक या हुकूक की जंग नहीं है। उसमें बहुत सारे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे बर्बरियत पसंद किस्म के, खून आशाम किस्म के गिरोह भी हैं, जिनका काम वहाँ पे कत्ल गारत गरी के नाम पे जो है वो दौलत बनाना और अपने मामलात सीधे करना है। तो उसको आप एक पैकेज के तौर पे डील नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली इसमें जो है वो अप्रोच कुछ जो फार राइट की, फार लेफ्ट की जो रही है मुख्तलिफ हलकों की, वो आपके सामने, और उसमें से बहुत सारी गलत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो साहिबे, जो रेशनल लोग हैं, जो अपनी थिंकिंग रखते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं, उन्हें हमेशा इसको इसी नज़र से देखा है। और हम ये समझते हैं कि पैलेस्टाइनियन के साथ अगर अरब जो है वो होते मुखलिस, तो आप मुझे ये बताएं कि अरबों ने उनके साथ, उनके महाजरीन के साथ जो सलूक किया है वो दुनिया के किसी मुल्क में किया है? यूरोप में आप देखें, फ़लस्तीनी अपने आप को कोई चीफ गेस्ट समझते हैं, नाक से माखी नहीं उड़ाने देते। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये फ्रांस में, ये इधर उधर जहाँ भी आप देख लें, जो लोकल पॉपुलेशन को उन्होंने दीवार से लगाया हुआ है इस नाम पे। लेकिन अरब कंट्रीज़ के अंदर उनके साथ जो हशर होता है, वो अगर आप ह्यूमन राइट्स के हवाले से देखें या जो उनकी जो इंसल्टिंग किस्म की ट्रीटमेंट है उसके हवाले से देखें, या इवन कत्ले आम के हवाले से देखें, सर हम दूर क्यों जाएं? हमारे अपने जनरल ज़ियाउल हक साहब की आप मिसाल देख लें। ये जो ब्लैक सितंबर वाला वाक़या था, जिसमें शाह हुसैन की इनविटेशन में जाके तो उसने इतने फ़लस्तीनी मार दिए थे कि उसमें जो इजरायली वज़ीर आज़म का बयान आया था कि आज तक इसराइल जो है वो इतने फ़लस्तीनियों को नहीं मार सका जितने एक दिन में इन्होंने जो है वो पार कर दिए। तो इन्होंने फिज़िकली उनको एलिमिनेट किया, प्रैक्टिकली उनको सारी अरब दुनिया में उनको लेबर वाइज और मेहनत के हवाले से उनको बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया, सोशली समाजी सतह पे उनको उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया, ऊपर से जो है वो उनकी जो है वो जोक्स और इंसल्ट और इस तरह की चीज़ों का भी एक निशाना रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना बुरा, तो उनके साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं? इसराइल तो उनको, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, चूँकि कॉन्फ्लिक्ट में ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है, कौन किसको गोली मार रहा है और कौन किस पे पत्थर चला रहा है। लेकिन इसराइल के अंदर, इसराइल के हदूद के अंदर जो फ़लस्तीनी रहते हैं और जो माइग्रेट होके वहाँ आ गए, आके वहाँ पे बस गए एज ए अरब, उनको उन्होंने पासपोर्ट दिए, उनको उनके इक्वल राइट्स दिए, उनके वो कोई कपड़े उतार के तलाशियाँ नहीं ले रहे या उनके गले में पट्टे नहीं डाल रहे हैं शनाख्त के लिए। तो वो तो उनके एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जितनी किसी भी जगह पे पॉसिबल राइट्स होते हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं। मैं गाज़ा की बात नहीं कर रहा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट जोन में चीज़ें बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से जो है वो देखी जाती हैं। फ़लस्तीनियों के साथ पाकिस्तान ने मसलन जो कुछ किया कि कहा जी कि हम आपके काज के बहुत बड़े चैम्पियन हैं और किसी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक रात में आप में से 5-10 हज़ार को किसी शहनशाह की फरमाश पे जो है वो बिल्कुल पार कर सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के। उसके बाद आप ये देखें कि अगर हम पिछली हिस्ट्री में चले जाएं तो यासिर अरफात ने तो खुल के, तो कम से कम 100 बार ये क्लियरली पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को और पाकिस्तान के सलूक को जो है वो रिजेक्ट किया। यासिर अरफात आपके सामने जो है वो लाहौर के ऊपर से गुजरते हुए दिल्ली जाता था और बार बार जाता था और कहता था कि हिंदुस्तान मेरा घर है, और पाकिस्तान की सरजमीन पे उसने कदम नहीं रखा सिवाय उस वक्त जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक मुख्तसर जो है वो दौर था, जो अभी धोखाबाजी का अभी प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि उन बेचारों के साथ बहुत धोखा हुआ है हर जगह पे। उनको अगर शुरू में ही अपने हाल पे छोड़ दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि उनकी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। बाकी लोगों ने उनके घरों को आग लगाई है और उनको जो है वो बिल्कुल इस हालत में ला के तो फेंक दिया कि ना वो उधर के रहे और ना उधर के रहे। बशानी साहब देखिए, मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन पोज किया था कि ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा। मैं खुद ही इसका थोड़ा सा जवाब, आपने तो दिया ही दिया, मैं आपके साथ शामिल करता हूँ, व्यूअर्स के साथ भी शामिल करता हूँ कि ये जो गल्फ़ स्टेट्स का माइंडसेट चेंज हो रहा है, यूएई का माइंडसेट चेंज हो रहा है, सऊदी अरब का चेंज हो रहा है, ये एक खुशगुन पहलू है, चूँकि यही पीस का रास्ता है। अब बशानी साहब हम आते हैं
पाकिस्तान की सूरत हाल की तरफ। मगर उससे पहले आपने एक बहुत उम्दा बात की, आपने कहा कि जो पैलेस्टीनियंस दुनिया भर में रह रहे हैं, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, वो उनका बहुत एग्रेसिव एटीट्यूड है। ये सिर्फ पैलेस्टीनियंस का ही मसला नहीं, ये एक्चुअली बदकिस्मती से हमारी मुसलमान कम्युनिटीज़ का एक मसला है कि हमारे पास अपने रहने को मुनासिब घर नहीं, लेकिन जहाँ कहीं हमको घर मिलते हैं, इज़्ज़त मिलती है, वहाँ पे हम एक तरह से मसाइल खड़े कर देते हैं। चलिए ये बातें अपनी जगह पर। बशानी साहब, पाकिस्तान में ये बहस चल रही है कि जी पैलेस्टाइन के कॉज को ज़रा पीछे रख के इज़राइल को तस्लीम कर लिया जाए। हालांकि मैं समझता हूँ कि पैलेस्टाइन का कॉज कोई पीछे नहीं हो रहा, वो कॉज था ही नहीं। वो एक बदकिस्मती से, मुझे कहने दीजिए, एक फ्रॉड था जो पैलेस्टीनी लीडरों ने और इस्लाम का कारोबार करने वालों ने चलाया हुआ था, अगर वो कुछ कॉज था भी थी। अब सूरत हाल ये कि पाकिस्तान में यहूदियों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत है, इसराइल के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत है, गवर्नमेंट के लिए कैसे मुमकिन होगा कि अपने डोनर अरब कंट्रीज़ के कहने के बावजूद या उनके कहने की वजह से वो इसराइल को तस्लीम कर सके? चूँकि पाकिस्तान तो उन कंट्री में से था जिन्होंने इसराइल का जाना पासपोर्ट में, पाकिस्तानी पासपोर्ट में मना लिखा हुआ था। तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? ये बिल्कुल सर मुमकिन है, और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों मुमकिन से भी ज़्यादा मुमकिन है चूँकि वो जो हवा अब चल रही है ना, उसका रुख उस तरफ है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली मैं उसको क्लियर करूँ कि जो पैलेस्टीनियन काज है ना, मैं उसको पर्सनली काज मानता हूँ, लेकिन मेरी आपसे इस बात से इत्फाक है कि उस काज को हाईजैक किया है दो किस्म की कुव्वतों ने। एक जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कुव्वतें हैं जिन्होंने उस काज के नाम पे पैलेस्टाइन के अंदर जो है वो आग और खून की होली जो है वो खेली और इसको तखरीबकारी का एक ज़रिया बना दिया। और दूसरी वो अरब कुव्वतें हैं बाहर बैठी हुई जिन्होंने अपने छोटे छोटे मफादात और अपनी शहनशाहियत और अपनी बादशाहत और अपनी मुतलक़ अनानियत की खातर जो है इस मसले को और ज़्यादा जज्बाती बना के पेश किया। लेकिन बेसिकली कुछ लोगों का जिनका ये काज था वो तो बहरहाल काज है, अलग बात है कि उसकी शक्ल क्या होगी। रहा सवाल दूसरा जो पाकिस्तान का है सर, तो वो मैं अब आपको कहता हूं कि पाकिस्तान इसको तस्लीम करेगा। अभी रिसेंटली मेरी राय में बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव आई है इस सिलसिले में कि क्यों तस्लीम करेगा। पाकिस्तान हमेशा से जो है इस पे बहुत बड़ी डबल स्पीक और हिपोक्रेसी का शिकार रहा है, इसमें तो किसी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। आप देख लें किसी भी काबिल ज़िक्र सियासतदान को, राइट फ्राम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके लियाकत अली खान से लेके तो आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक, यानी कौन था जिसका जो है वो मर नहीं रहा था कि किस वक्त हम इसराइल से समझौता करें, लेकिन उनके पास आर्गूमेंट ये था कि हम उम्मत मुसलमा को छोड़ के तो जो है वो कोई बात नहीं कर सकते। चूँकि ये भी कोई आर्गूमेंट इसलिए था कि उस पर वो हैवीली डिपेंडेंट थे फाइनेंशली और पॉलिटिकली भी बाज़ औक़ात मसलन जनरल ज़िया जैसे लोग उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते थे, तो वो इसलिए डरते थे। ये बात नहीं कि उनके एहतराम में या किसी इस वजह से था। अब इनके पास एक चांस आ गया है, तो लेट मी टेल यू हाउ दे आर, किस तरीके से वो सूरत हाल को हमवार कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब वो इसको इस तरह पेश कर रहे हैं जनाब कि अगर हमने हिंदुस्तान का मुकाबला करना है तो हमें इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि ये ब्रैकेट करते थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान और इसराइल को, और आपने वो सारे नारे सुने होंगे कि जिसमें मुश्तरका तौर पर जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़ नारे लगते हैं। और आपने वो फ़िक्रे सुने होंगे, यानी वो एक ही सांस में एक ही फ़िक्रा होता है जिसमें इसराइल, अमेरिका और इंडिया जो है उसको बयान किया जाता है और किया जाता था अनटिल रिसेंटली। अभी भी किया जाता है साहब, हनूदो यहूद आपके सामने अफ्रेज क्लासिकल जो एग्जाम्पल है। अब जाके जब दुनिया जो है वो बदलनी शुरू हो गई और उनको अपने पाँव के नीचे से धरती खिसकते हुए महसूस हो रही है, ये मैं आपको बता दूं, तो उन्होंने वही इंडिया जिसके खिलाफ इतना बड़ा ढंढूरा पीटते थे, अब उसी को बुनियाद बना के कहते हैं कि इसी की खातर तो हमने अब इसराइल को तस्लीम करना है, कि अगर हम तस्लीम नहीं करते तो स्ट्रैटेजिकली जो है वो इंडिया हमसे बहुत ही बेहतर किस्म की पोजीशन में चले जाएगा। वो क्यों कि जी अरब तो ऑलरेडी इंडिया के साथ हैं, ऊपर से इसराइल भी चला जाएगा, अमेरिका भी बाकोल इनके चला गया, तो अब जाहिर है हम तो बिल्कुल तन तना रह गए।
तो इसलिए अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम इनके साथ इसको तस्लीम कर लें। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये इतनी बड़ी बड़ी अक्लमंदी का इतने इस तरह के हुक्मरानों से तवक्को रखना भी मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है। चूँकि जिस तरह के हुक्मरान इस वक्त पाकिस्तान पे मसल्लत हैं, मैं आपको बता दूं, इनसे इस तरह के किसी बहुत बड़े वाइज किस्म का डिसीजन जो है, ये मैं समझता हूं कि इसको आप मौजज़ाई कह सकते हैं। मैं कल ही पिछले हफ्ते में देख रहा था, इनकी जो मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स है, उसने जिस तरह का बयान दिया है फ्रांस के ख़िलाफ़, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई दुनिया की काम कोई ऐसी होगी जिसका मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो इस तरह अपने पाँव पे कलाड़ी मारे। एक तो आपने लोग भेजे हुए हैं, यानी बेघर किए हुए हैं, अपनी धरती से निकाले हुए हैं, एग्जाइल्ड किए हुए हैं, फोर्स किए हुए हैं, भूख नंग गुर्बत और नाइंसाफ़ी की वजह से अपनी धरती छोड़ने पर। और वो छोड़ के तो जब फ्रांस जैसे मुल्कों में और इधर उधर जाके तो वहाँ पे जो है वो सड़कों पे मारे मारे फिरते हैं, तो आप फिर उनके ज़रिए वहाँ पे पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करते हैं। और उस पॉलिटिक्स को आप इस्लाम के नाम पे और इस्लाम को एक पॉलिटिकल स्लोगन के नाम पे यूज़ करके, तो जब आपको वेस्ट इससे मना करता है या रोकता है, जो उसको रोकना चाहिए, क्योंकि फ्रांस जो है वो बहरहाल एक सेकुलर कंट्री है और दुनिया की हिस्ट्री में एक लीडिंग सेकुलर पावर और नेशन के तौर पे कोई उसका मकाम जो है हिस्ट्री में वो उससे नहीं वो कर सकता, ख्वाह वहाँ पे कोई कंजर्वेटिव हो या लिबरल हो या लेफ्ट हो या राइट हो, लेकिन एज ए कंट्री उनका जो एक रोल है उसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो आप अपने 1 लाख आदमी भेज के जो कि वहाँ पे मजदूरियाँ करते हैं और अक्सरियत उनकी बड़ी बुरी हालत में है और आपके बनाए हुए काम, आपकी दी हुई किस्मत का खमियाजा भुगत रहे हैं, तो उनको आप यूज़ करना चाहते हैं कि वो फ्रांस में नारे लगाएं, सड़कों पे निकल के आएँ और आप फ्रांस की हुकूमत को इस तरह की, यानी उसको आप नाजी से मिलाएं। आपको खुद अपनी हरकतें नज़र नहीं आ रहा है कि आपसे बड़ा नाजी तो खुद हिटलर भी नहीं था। जो कुछ आप अपने मुल्क के अंदर कर रहे हैं, जो कुछ आप अपने अवाम के साथ कर रहे हैं, और जिस तरह वहाँ पे का सलूक वहाँ की मजलूम कामियतों के साथ हो रहा है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा उसमें कोई नाजीज़म। और फ्रांस आपको नाजी नज़र आ रहा है। फ्रांस की पार्लियामेंट देखें, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, फ्रांस का मीडिया देखें, फ्रांस का कल्चर देखें, शहरी आज़ादियाँ देखें और इन लोगों की शक्लें देखें। मैं हैरान हूँ कि ये लोग हैं और हम समझते हैं कि ये कोई वाइज डिसीजन करके इसराइल के साथ जो है, पहली बात ये है सर कि इसराइल के साथ पहले हम ऐसे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इस पे बात करते हैं, लेकिन इसराइल का वो कौन सा काम है जो इनकी वजह से रह गया है? कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई काम फंसा हुआ है, कोई इकनॉमिक पॉलिटिकल कोई इशू रह गया है, कोई साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई मामला रह गया है? आखिर वो कौन सा महाज है जिस पे इसराइल को फ़ायदा होगा अगर पाकिस्तान उसको तस्लीम करे? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर पाकिस्तान उसको तस्लीम करे तो आप फ़ायदों की लिस्ट देखें, उसमें पहली सबसे बड़ा फ़ायदा तो मैं ये समझता हूँ कि ये है कि ये जो इन्होंने कहीं कसम खा दी थी 1947 में या उससे पहले या उससे बाद कि हमने इस दुनिया में बातौर इंसान जो है ना रहना है, ना किसी को रहने देना है, ना अमन की तरफ जाना है, ना अमन की तरफ किसी को जाने देना है। ये इसराइल को तस्लीम करने का दूसरा मतलब ये है कि आप अपनी इस फरसूदा किस्म की सोच जो है, जंगबाज सोच को तर्क करें और अपने जहन में और अपने अवाम के जहन में ये बात डालें कि भाई हम इस दुनिया में कोई सबसे सुपीरियर तरीन मखलूक नहीं है और हमारे किसी को तस्लीम करने या ना तस्लीम करने से किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर पड़ता है तो वो सिर्फ हमारी सेहत पे पड़ता है, जो पहले ही पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। आपने कहा कि अगर ये तस्लीम करते हैं इसराइल को तो इनको फ़ायदा होगा, और ये बात बिलाशुबा ऑन रिकॉर्ड है कि इसराइल ने कभी भी पाकिस्तान के मामलात में ना इंटरफेयर किया है, और इसराइल की जो तरक्की है वो उनकी अपनी काविशों से है, उनकी अपनी जो डायस्पोरा इंटरनेशनल लेवल पर रहता है, जो जूश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनके है। इन्होंने नफ़रत का पहाड़ खुद ही खड़ा किया हुआ है पाकिस्तान में, जस्ट फॉर नथिंग। अब सर यहाँ पे आपने पीछे बात की कि शायद ये तस्लीम कर लें। मैं ये समझता हूँ कि इसलिए तस्लीम करेंगे कि अगर अरबों का प्रेशर आया तो आफ्टर ऑल ये तस्लीम करेंगे ही, और दूसरा ये दिल से करना भी चाहते हैं, चूँकि इनका ये ख्याल है कि इंडिया के इजराइल से अच्छे ताल्लुकात हैं तो हमारे भी होने ही चाहिए, शायद इसमें फ़ायदा होगा। अगर ये कर लेते हैं तस्लीम
तो अरबों की तरफ से ज़रा इनको शाबाश मिल जाएगी। लेकिन इंडिया के साथ जो इनके मसाइल हैं, जैसा कि अभी मुंबई 26/11 की 12वीं जो है, एक तरह से हम होलनाक याद के महीने में बैठे हुए हैं, तो इनकी जो अपनी जो हरकतें हैं बदकिस्मती से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, और जो माइंडसेट बशानी साहब क्रिएट कर दिया। देखिए, ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इसराइल और यहूदियों के ख़िलाफ़ 95%, मैं कहूँगा इससे भी ज़्यादा, पाकिस्तानियों के जहन में जहर डाल दिया गया है। तो ये जो सारा सिलसिला है, इसको आप कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं? इसीलिए मैं इसको बहुत इस नज़र से देख रहा हूँ सर, कि ये असल में उस माइंड सेट की शिकस्त होगी अगर वो इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट दे हैव टू फेस दैट माइंड सेट, और उनको ये इनको कहना पड़ेगा कि आप अपनी लिमिट्स में जाएं। और अगर वो माइंड सेट ये लिमिट में चला जाता है तो फिर ये बात क्लियर है कि उनको फिर हिंदुस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात दुरुस्त करने पड़ेंगे। चूँकि हिंदुस्तान और इसराइल के ख़िलाफ़ जो लॉबी इस वक्त पाकिस्तान में अवाम को मिसगाइड कर रही है, या हुक्मरान तबकात को प्रेशराइज करके तो जंग और दुश्मनी की तरफ धकेल रही है या नफ़रत की तरफ धकेल रही है, वो एक ही लॉबी है, वो एक ही लोग हैं, एग्जैक्टली एक हैं। ख्वाह वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा हैं, लेकिन वो लोग एक ही हैं। वो माइंड सेट अगर ये मान जाए, ख्वाह वो खौफ की वजह से माने या लालच की वजह से माने कि हम इसराइल को तस्लीम करते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान जो है वो एक थोड़े से एक कदम आगे उठाता है। अब अगला स्टेप जो है वो जाहिर है कि इंडिया का है, क्योंकि अब जाहिर है ये 3 लोग तो गिने हुए हैं इन्होंने अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात के लिए, तो ये हमेशा ख्वाहिशमंद भी रहे और पाँव भी पड़ते रहे और हर तरीके से हर हरबा इख्तियार करते रहे। तो इसराइल के साथ अगर इनके ताल्लुकात वो हो जाएं तो ये जो माइंडसेट है ये थोड़ा सा पीछे हटता है, इसकी पसपाई होती है, और उस सूरत में मैं समझता हूँ कि बर्र सगीर में भी अमन की और शांति की तरफ जो है कदम आगे बढ़ने की उम्मीद पैदा हो सकती है, जो कि बड़ी हौसला अफजा बात बनती है। आपने कहा इससे बर्र सगीर में अमन की तरफ एक जो माइंड सेट है वो बिल्ड होना शुरू हो सकता है, मगर आखिर में ये मामला हम दोबारा देखते हैं कि आज हम 12वीं बरस के उस महीने में बैठे हुए हैं, बल्कि उन तारीख़ों में बैठे हुए हैं। 26/11/2008 का मुंबई का टेररिस्ट अटैक, वाज़े तौर पर 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट जाते हैं। कभी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मानती है, कभी नहीं मानती, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या था जिसको पूरी दुनिया ने माना। ये सिर्फ भारत का ही टेररिज्म का वाक़या नहीं था, पूरी दुनिया ने इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्ट के तौर पर लिया, जिसमें 15 मुल्कों के लोग उसमें मारे गए। 170 के करीब लोग मारे गए, 300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए, और 3 से 4 दिन ये वाक़या चलता रहा। आज भी बशानी साहब, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का मीडिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो नई लिस्टें बनाई हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने टेररिस्टों की, उनमें नाम ही नहीं है जो मुंबई के कल्प्रिट्स थे। तो अगर ये माइंडसेट होगा तो इस माइंडसेट के साथ तो कब तक ये चलेंगे और कैसे अमन और पीस आएगा? देखें जी, ये जो माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं ना, यही सबसे बड़ा जो है वो परेशानी का बायस है। मैं आपको बताऊं कि ये आप देखें, हाफिज सईद को उन्होंने एक सो कॉल्ड इम्प्रिजनमेंट की जो 10 ईयर्स की सज़ा दी है, तो इसके पीछे आप और मैं गुज़श्ता 20 साल से इस पे बात करते आए हैं, और कितना दौर आपने गुजरते देखा है जब आप कह रहे थे कि हाफिज सईद टेररिज्म में इन्वॉल्व है, उसको जो है कोर्ट ऑफ लॉ में ट्रायल पे जाना चाहिए और जजेस को जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। तो उस वक्त आप सुनते थे कि ये लोग कहते थे कि हाफिज सईद जो है वो हमारी आन और शान और पहचान और पता नहीं क्या क्या है। इवन ये रिसेंटली अभी इस गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने कहा है कि हाफिज सईद जैसे लोगों के पाँव धो के हमें पीने चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो ये लोग जो हैं, ये माइंडसेट है जो टेररिस्टों को इतनी बरगजीदा और इतनी अजीम तरह हस्तियां समझता है कि उनके पाँव धो के पानी पीना चाहते हैं। तो उन्होंने तो जाहिर है यही करना है। बम्बई आप कहते हैं इन्होंने तस्लीम नहीं किया। बात यह है कि पाकिस्तान में हर जो सैन माइंड है और गवर्नमेंट में जो मुख्तलिफ़ किस्म के इतदाल पसंद जो कुव्वतें गुजरी हैं या रही हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि ये जो वाक़या हुआ था इसके पीछे पाकिस्तानी लोगों का
हाथ था, जिसकी वजह से आपको पता है कि वहाँ की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल कुफ्तों को क्या क्या अजाब उठाने पड़े, और ये नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो सारी लॉबिंग हुई, ये सारे मामलात हुए, ये इसके पीछे अगर आप डिटेल में जाएं तो आप देखेंगे कि इसमें फैक्ट यही है कि नवाज़ शरीफ जो है वो पीस की बात कर रहा था और इस तरह की जो अटैक्स हैं और टेररिज्म है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। तो जाहिर है कि नवाज शरीफ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहा है, तो अब ये कहना कि पाकिस्तान में किसी ने ये तस्लीम नहीं किया तो ये भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग ये मान चुके हैं कि ये हमारी सख्त किस्म के ब्लंडर हैं जिनकी मौजूदगी में हम 1 इंच भी आगे मूव नहीं हो सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर दफ़ा वहाँ पे वो कोई ऐसा नया चेहरा ले आके सजा देते हैं जो कि बिल्कुल जनाब वो वही पुरानी बोली नए सिरे से बोलना शुरू हो जाता है। तो आज आप अगर ये इस पे बात कर रहे हैं बम्बई इंसिडेंट पे, मैं नहीं समझता कि बर्र सगीर में आज कोई एक सैन माइंड भी इस हकीकत से इनकार करता है कि वो हिस्ट्री का ट्रैजिक तरीन इंसिडेंट था जो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए था। और बर्र सगीर में क्या दुनिया भर में किसी शख्स के पास कोई ऐसा काज नहीं है कि वो उसकी बुनियाद पे या उसके उसूल के लिए, या कोई ऐसा रेवेंज नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी खातिर वो इस तरह का कोई ट्रैजिक वाक़या जो है वो करने का मजाज हो। तो इसलिए सब उनकी मजम्मत करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हम लोग इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गए हैं कि हर आदमी जो है, देखें हमारे यहाँ अब ऐसे लोगों की कितनी बड़ी तादाद है जो अभी तक कोरोना को साजिश करार दे रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं, और उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो अपने आप को साइंसदान कहते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर्स हैं। तो एक ऐसी सोसाइटी को जिसको आपने इतने बुरे तरीके से ज़हनी तौर पे माजूर कर दिया है और उनकी जो थिंकिंग की और उनका जो सोचने की जो सलाहियतें हैं वो आपने इतने बुरे तरीके से सलब कर दी हैं, तो उसमें ज़ाहिर है आप अगर ये थ्योरी फ्लोट करें कि नहीं जी बम्बई में हम नहीं थे बल्कि वो हमारे खिलाफ कोई साजिश थी, तो वो आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन कोई सहन आदमी इस बात पे कतन दूसरा सवाल नहीं करता कि ये जो बम्बई अटैक हुआ था इसमें जो टेररिस्ट थे वो कहाँ से थे, उनको कौन स्पॉन्सर कर रहा था और उनके क्या मकासद थे। बशानी साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी सैर हासिल आपसे गुफ्तगू हुई थर्ड ओपिनियन में, और हमेशा आपका जो शो है वो थर्ड ओपिनियन की फॉर्म में हमें थर्ड डायमेंशन ही देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। जनाब बैरिस्टर हमीद बशानी साहब अपने शो थर्ड ओपिनियन में खुल के बेबाक अंदाज में इज़राइल, सऊदी अरब और पाकिस्तान की ट्रायंगल पर और बर्र सगीर में ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के मबैन जो टेररिज़म की बुनियाद पर जो कशीदगी है उस पर उन्होंने रोशनी डाली। आज का थर्ड ओपिनियन बैरिस्टर हमीद बशानी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.